यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 3 है ऑनलाइन पेपर का, जो सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए दिसंबर 2021 यानी दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक। तो ये 17 जनवरी का सेट है, पेपर 2 है। कल हमने पेपर 1 किया था इसका। उससे पहले अगर हम बात करें, हमने 16 दिसंबर का एक पेपर किया था, है ना। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये 16 दिसंबर से नेक्स्ट पेपर 17 जनवरी करने का क्या तुक था। मेरे दिमाग से ये निकल गया कि जो आपका एग्जाम था वो 16 के बाद सीधा 20 को हुआ था। आई थिंक वो स्थगित हो गए थे ना एग्जाम्स, जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। तो मैं 17 जनवरी उठा लिया, बाद में देखा कि ये जनवरी है। हाउ डज इट मैटर, हमें सारे सेट्स करने हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया मौज में पढ़ने के लिए तैयार होंगे। कई लोग यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने आते हैं, कई लोग यहाँ बातें करने आते हैं, कई लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, कई लोग मूड फ्रेश करने भी आते हैं, और कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, बट उनको थोड़ा पेडागॉजी का एप्लीकेशन में मजा आता है जान करके कुछ चीजें हैं, और वो एंजॉय करते हैं सेशन को। तो उनका विशेष धन्यवाद, आभार, जो आप कहना चाहें। और स्टार्ट करते हैं। ये सेट 3 है, इसलिए 3 लिखा हुआ है। ऑनलाइन सारे सेट हम अलग अलग पेपर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी करेंगे। अभी हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप सभी, और बता दीजिए उन लोगों को भी शेयर करके जो लोग रोज आते हैं बट आज कहीं अटक गए हैं किसी से फ़ोन पे लड़ने में, कोई खाना छोड़ के बैठा होगा। ऐसे सारे लोगों को भी बता दीजिए कि पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो खाना मिलेगा भी नहीं। आज तो माँ बाप की कृपा से मिल रहा है ना। खैर ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक बात हो गई, बट हार्श रियलिटी है। खाने का मतलब लिटरली खाने से नहीं है कि खाना खाने को नहीं मिलेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जिस तरह से आप जीवन जीना चाहते थे वैसे नहीं जी पाएंगे, और फिर आपको दुख होगा कि कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। टेलीग्राम पे आते हैं, और टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। मंडे से पहले पहले सारी पीडीएफ जो भी पेंडिंग है वो सब मिल जाएंगी। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2022-23 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें सारे टीचर्स हैं। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं। अभी दशहरा से दिवाली तक कुछ डिस्काउंट है। 999 में ही ये पेडागॉजी स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, लाइव प्लस वीओडी। तो आप पेडागॉजी अगर डिटेल में पढ़ने के इच्छुक हैं, डेली, बिना ऐड के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना टेंशन के, तो भी वहाँ आप जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती ही हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोल में जवाब देंगे एज यूजुअल। पहला सवाल, अच्छा कल एक लास्ट क्वेश्चन था, उसको हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। जो आंसर लगवाया था वही सही है, बट एक बार उस पर डिस्कशन और कर लेंगे, है ना। कल जो 30th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर particularly susceptible to certain kinds of stimuli in their environment। यानी डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। यानी कि उस विशिष्ट, उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक टाइम को क्या कहेंगे, जब एनवायरनमेंट में यदि कोई भी स्टिमुलस है, यदि कोई भी उद्दीपक है, तो उसके प्रति बच्चे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज जो आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे और आपको कोई रिस्पॉन्स देने पे बाधित करे। तो अगर आप छोटे हैं और आपके एनवायरनमेंट में लोग बोल रहे हैं और आपको बोलना नहीं आता, मान लीजिए, तो आप उस टाइम पे ससेप्टेबल हैं। जो भी स्टिमुलस, जो भी बच्चे ने सुन लिया वो वही रिपीट करेगा, उसको तुतला के बोलेगा या बोलने का प्रयास करेगा। तो जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होता है या जो भी वो देख रहा है आसपास, उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वो पीरियड सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा। संवेदनशील अवधि या क्रिटिकल पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड ही होता है, और सोशलाइजेशन के लिए भी। तो ये क्रिटिकल यानी संवेदनशील काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जब बच्चा ज्यादा ससेप्टेबल है। एक टाइम के बाद आपके एनवायरनमेंट में बहुत कुछ हो रहा होता है, आप हर चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में या स्टेज में जब हर एक स्टिमुलस के प्रति आप क्या हैं, एक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो उस समय को हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, संवेदनशील काल कहेंगे। कि भाई होते ना कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दुखी होते हैं तो बेहद दुखी हो जाते हैं, खुश होते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो पीरियड है इसको सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। एक्सप्लिसिट पीरियड मुखर है, नम्यता है, नथिंग एल्स, कोई चीज काम ही नहीं करेगी, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके फेवरेट प्रकार, जिसमें एक कथन दिया होता है और एक होता है उसका रीजन। यानी एक असर्शन है ना, जीवन में एक रीजन होगा, एक कारक होगा और एक कार्य होगा। तो कथन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथन क्या है? कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी इफ यू कंपेयर अमॉन्ग चिल्ड्रन, कंपैरिजन अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। मतलब बच्चों का आपस में कंपैरिजन करके, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके घर में या आसपास पड़ोस में, क्लास में, ट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं, और आप 4 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, देखो इसने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और
तुम शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं हो या बेहतर हो। तो ये जो कंपैरिजन है, इससे आप बच्चे की क्षमता को अच्छे से आकलन कर पाते हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी क्या क्षमता है, ये मुझे किसी और से कंपेयर करके पता लगेगा। तो ये तो बेवकूफी हो गई। फिर आप जीवन भर एक दूसरे से कंपैरिजन कराते रहेंगे बच्चों का। ठीक, तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है ना। मेरी क्षमता का पता मैं कल से आज कितनी बेहतर हुई हूं, इस बात से लगना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन, यानी तर्क क्या है इसका। द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर दी सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। यानी इसका तर्क यह दिया है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? पैटर्न समान होता है, ये बात तो सही है। सीक्वेंस भी समान होता है, ये भी सही है। रेट समान नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है। ये बात मैंने डेवलपमेंट का चैप्टर कराते हुए भी कम से कम भी कई बार रिपीट की होगी कि रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस इज सेम, पैटर्न इज सेम। दुनिया के सारे बच्चे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं, एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि पहले अडल्ट बन जाए या पहले बूढ़ा हो और बाद में जवान हो या जवानी से बचपन की तरफ चले, ये नहीं होता है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अनिल कपूर को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, देखिएगा एक बार। तो हम ये कहेंगे रेट सेम नहीं होता, रेट डिफरेंट होता है। तो ये भी बात गलत हो गई और ये बात, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो बोथ ए एन आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों में से एक भी बात में तर्क नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कहीं पे हो तो बता दीजिए, है ना। हो तो मूव लगा लीजिएगा, ऐसे दिखाते थे ना एड में, देखिएगा मेरी कमर वाला एड जो आता था। देखिए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स, यानी जो गौड़ सामाजिकरण है या द्वितीयक सामाजिकरण है, मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल। बताइएगा एक बार, बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ होता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है, दैट डजंट मीन कि अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया है या इसको स्कूल एज कहेंगे, ये प्ले एज भी हो सकती है, जब वो पहली बार प्ले वे में या नर्सरी में, किंडरगार्टन में जाना शुरू करेगा। तो हम इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 6 वर्ष का समय, जिसको हम टॉय एज, खिलौना आयु भी कहते हैं, प्ले एज भी हम इसी को कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहीं से शुरू होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष में सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी जो फैमिली से होता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण, जब बच्चे ने परिवार में जन्म लिया। और परिवार क्या है? समाज का छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है ना। तो ये जो मिनिएचर वर्जन है, जैसे आपने देखा होगा कार्स आती हैं बड़ी बड़ी, बच्चों के लिए खिलौने आते हैं छोटे छोटे, मिनिएचर वर्जन है कि मर्सिडीज का छोटा एक खिलौना टॉय कार है, तो वो क्या मिनिएचर वर्जन हो गया। तो परिवार भी उसी तरह से समाज, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका एक मिनिएचर वर्जन है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक सामाजिकरण होगा वो परिवार में होगा। और दुनिया के नियम कायदे कानून तौर तरीके जो भी थोड़े बहुत हम सीखते हैं, सबसे पहले परिवार में सीखते हैं जब हम जन्म से 2 वर्ष में होते हैं। उसके बाद आपका प्राथमिक सोशलाइजेशन, यानी आपका आय का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बनने लगता है और आप दुनिया में जाते हैं, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। और दुनिया में जाने का समय है अर्ली चाइल्डहुड, जब आप प्ले वे या आसपास के बच्चों के साथ जाना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड वो पीरियड है जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का काल कह सकते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है बाद में बंद हो जाते हैं सोशलाइजेशन, बाद में भी होता रहता है, बात शुरुआत की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स। लॉजिकल, हाइपोथेटिकल, याद आ रहा है कुछ? बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विद एब्स्ट्रैक्शंस। हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्शन, 2 शब्द जब आप पढ़ लें तो आप प्याजे को याद कीजिएगा, है ना। मतलब किसकी बात हो रही है? एक तो परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिको, यानी आप हाइपोथेसिस बना करके, परिकल्पना करके आगे की बात समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है? अमूर्त संरचनाएं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है। लॉजिक किसके बारे में? अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। एक होती है मूर्त संकल्पनाएं जिनको हम कॉन्क्रीट चीजें कहते हैं। कॉन्क्रीट वो जिसको टच और फील किया जा सके, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्क्रीटली हूं अवेलेबल, है ना। आप इस पेन को टच कर सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे प्यार की, नफरत की, ये कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बिटकॉइन की क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, टच करके घूमोगे हाथ में लेके बिटकॉइन नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जहां पे अमूर्त चीजों के प्रति, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति लॉजिक आता है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक पूछे तो 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है। तो 11 एंड अबव ईयर्स जो है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल प्याजे के अनुसार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन मुझे टेढ़ी लग रही है, अच्छा यहाँ से हमने टिल्ट की हुई है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे's थियरी। पियाजे की थियरी का क्रिटिक तो हर इंसान के मिल जाएंगे ना, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के, कौन सी एक आलोचना है, आप पियाजे बन जाइए फिर भी आपकी आलोचना होगी, ठीक। तो क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी ना, अगर हम बात करें या फिर सामने वाला ढूंढ लेगा। आलोचना बताइए फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बात सही लग रही है कि बच्चों का जो विकास है वो उनके समाज और संस्कृति पर भी निर्भर करता है। इस बात को लेकर के पियाजे की भर्त्सना होती है, क्रिटिकली उनको अक्लेम किया जाता है, यानी उनका आलोचना की जाती है कि भैया समाज को तो आपने फोकस किया ही नहीं, समाज और संस्कृति एक बड़ा फैक्टर है, इसको आपने हल्के में निपटा दिया, ठीक है ना। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। ये तो पियाजे की तारीफ है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट देन दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चे गुणवत्ता में अलग सोचते हैं बड़ों से। उसकी खिलौने की समस्या हो सकती है, आपकी ब्रेकअप और पैचअप की समस्या हो सकती है, लेकिन बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, बस क्वालिटी अलग है, काइंड अलग है, सोचने का अमाउंट सेम है पियाजे के अनुसार। फिर चलेंगे डी ऑप्शन पे, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक्टिविटी करके बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन। इस बात को पियाजे ने नहीं माना, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, और यही इनका क्रिटिक बना, यानी क्रिटिकली अक्लेम किया गया, इनकी आलोचना हुई इस चीज पे। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की। पियाजे और लेव वाइगोस्की बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये इनके बारे में कॉमन बात है। इस ग्राउंड पे दोनों सेम सोचते हैं कि ये मानते हैं कि बच्चा ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से एक्टिवली कर सकता है। पियाजे कहते हैं खुद से एक्टिविटी करेगा, वाइगोस्की कहते हैं समाज और संस्कृति का सहारा लेगा, ठीक है ना। लेकिन मानते यही है दोनों कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। कई लोग इनको दुश्मन बता सकते हैं, बट ये दुश्मन नहीं थे, ठीक है ना। हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस, यानी इन्होंने लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग को, वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई, लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग जो कि पैसिव मानी जाती थी एक टाइम पे, उस निष्क्रिय से इन्होंने एक्टिव की तरफ ले गए। यानी जिसको हम पैसिव प्रोसेस मानते थे कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ये मानते हैं कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को एक्टिवली नॉलेज का सृजन करना होता है। तो निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेकर के गए पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही नॉलेज को। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या। एक्टिव से पैसिव नहीं ले गए, बल्कि इन्होंने पैसिव से एक्टिव बनाया। मैकेनिकल से बिहेवियरिस्टिक नथिंग, ये भी नथिंग, दोनों ही बेकार बातें हैं, बिहेवियरिस्टिक भी और मैकेनिकल भी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन ए के साथ चले जाते तो गड़बड़ हो जाती है, तो जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। देखिए पेडागोजी का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि आप पढ़ के सही समझ पाए या नहीं। अगर आप पढ़ के सही नहीं समझ पाए ना, तो भी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी कीवर्ड काम नहीं करेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स या नेगेटिव चीजें या जो भी आपको फंडे बताए जाते हैं वो एक्सेप्शंस में फेल हो जाते हैं एट टाइम्स, है ना। तो वो जरूरी है कि आप पढ़ के समझ पाए क्वेश्चन को, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग। ऐसे कई लोग हैं जो ये लिखते हैं कि आपके साथ तो आंसर सही होते हैं, लेकिन खुद करते हैं तो गलती होती है। इसके 2 रीजन हैं, एक तो आप पढ़ के ठीक से समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को, दूसरा आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों को बढ़ाइए, ज्यादा सेशंस भी देखिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। भाई वाइगोस्की तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL 3 ही चीजें हैं। सोशल इंटरेक्शन को महत्व देंगे क्योंकि रीइंफोर्समेंट, ड्रिल, प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा की बात तो पियाजे कर ही नहीं रहे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है। कोहलबर्ग क्या कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट do individuals believe that society needs to update the rules over time। यानी वो कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, जिस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा कहा जाता है, यानी एकमात्र सतत चलने वाली या स्थिर रहने वाली चीज है परिवर्तन। मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इस बात से समझ करके। तो समाज भी समय के साथ चेंज होता है। जो चीजें आज से 10 साल पहले समाज में बुरी मानी जाती थी, आज वो ठीक हो रही हैं। रूल्स में, संविधान में, लॉज में परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को नियमों में परिवर्तन लाने की जरूरत होती है टाइम के साथ।
बात तो ठीक है, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आज मूड ऑफ है क्या, एकदम सीरियस होकर पढ़ा रहे हो यार? आज थोड़ी एनर्जी लो है मेरा ना, बैक टू बैक जब मेरा मूड और एनर्जी दोनों ठीक होते हैं तो मैं इतना काम कर लेती हूँ कि उनकी बैंड बज जाती है दोनों की। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे अभी। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ टायर्ड लग रही हो ना? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लोगों के सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, अभी कल भी इंटरव्यू के लिए जाना है, परसों भी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, कोई बात नहीं यार एनर्जी ले आएंगे, आपकी क्लास के लिए एनर्जी बना देंगे, नहीं भी होगी तो। देखिएगा, अगर हम बात करें तो किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में तो पड़ी ही नहीं है बच्चे को कि कौन सा समाज, कौन सा सही और गलत। जिस बात से उसको दंड मिलेगा वो गलत है और जिससे नहीं मिलेगा वो सही है। गुड बॉय गुड गर्ल में भी बस उसको अच्छा बनना है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में ऐसा हो सकता है कि समाज में जो नियम है वो भलाई के लिए बनाए गए हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को, एक बार दिखाओ ये पोल दिखाओ कितने लोग क्या दे रहे हैं। हाँ सही है, सही है। तो समाज में नियम का पालन करना चाहिए ताकि चीजें सही चलती रहें, बट समाज में नियम अपडेट भी होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अगेंस्ट जाने की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि अगर किसी को सूट ना करे तो चेंज कर दो, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहा होता तो फिफ्थ हो जाता, आई मीन डी ऑप्शन हो जाता, जो कि फिफ्थ स्टेज है। अभी हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग के समाज में नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि वो समाज के फायदे के लिए बनाए गए हैं और वो समय के साथ अपडेट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट, यानी हावर्ड गार्डनर की थियरी के अनुसार अंतः स्थिति और बुद्धि, यानी एक प्रकार की इंटेलिजेंस और उसका अंत क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से बताइएगा। आप शादी कब कीजिएगा? आईएएस ऑफिसर से कीजिएगा। देखिए हमारे जीवन में ना कैसी कैसी समस्याएं हैं। आंसू ही आ गए मेरे। आज मैं ज्यादा मजे लेने के मूड में नहीं हूं, नहीं तो ले लेती मैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, देखिएगा एक बार काम करेंगे, ठीक है? देखिएगा चलिए, अगर हम बात करें हैं, अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा बुद्धि और उसका अंत स्थिति। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और हर एक प्रकार से अंत स्थिति जुड़ी हुई है। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस लॉजिको मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस का एंड स्टेट क्या होगा? अकाउंटेंट बनना। ठीक है, जिसकी गणितीय बुद्धि ठीक है वही तो कैलकुलेट कर पाएगा, वही तो अकाउंट्स को समझेगा, वही तो नंबर्स को समझेगा। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। इंटेलिजेंस स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसका एंड स्टेट क्या होगा? एथलीट। नहीं भैया, काइंस्थेटिक से बनेगा एथलीट। स्पेशल से तो मूर्तिकार बनाया जाएगा, सर्जन भी बन सकता है, बट सर्जन के लिए भी काइंस्थेटिक चाहिए होती है। इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है और एंड स्टेट है नेविगेटर। भैया नेविगेटर तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाला बनेगा ना, जो मैप्स को अच्छे से समझ सके। लिंग्विस्टिक तो पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है। डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डांसर बनेगा, नहीं काइंस्थेटिक वाला डांसर बनेगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी जिसमें ये क्या चक्कर है, बुद्धि का प्रकार भाषिक, यहां गड़बड़ की है इन्होंने, हो सकता है पेपर में भी हुई हो। इसको तार्किक बुद्धि कहेंगे, हिंदी में इसको तार्किक बुद्धि लिखिएगा। तार्किक बुद्धि का जो अंतः स्थिति होती है वो अकाउंटेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें तर्क और मैथमेटिकल एबिलिटी दोनों का प्रयोग होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसीलिए बाइलिंगुअल देख लिया कीजिए क्वेश्चन को, कई बार किसी साइड गलती हो सकती है, पेपर में भी गलती हो सकती है ना? क्वेश्चन नंबर 10, और हो सकता है हुई हो। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी वो शिक्षा या वो क्लासरूम जहां बच्चे केंद्र में है, जहां बच्चों को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है, उस क्लास में क्या चीजें सही होंगी? पहला ऑप्शन है गिव्स डायरेक्शन व्हाइल द लर्नर्स फॉलो ब्लाइंडली, यानी निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। आंख बंद करके बच्चों को फॉलो नहीं करना होता डायरेक्शन को, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो ही नहीं सकती जहां बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ बच्चों के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है ना? सब ऑप्शन चेंज है हिंदी इंग्लिश में। अच्छा नहीं, सही तो है, सही तो है। देखिएगा, अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर। हाँ, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे, जहां पे बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखा गया है। बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर यानी एक्टिव है बच्चा, है ना, सक्रिय है बच्चा।
सेट्स आर रिजिड एंड स्टैंडर्ड करिकुलम, कठोर और मानकीकृत नहीं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीलापन चाहिए, है ना। जीवन में भी कक्षा में भी जो रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो टूटते नहीं है, टाइम के साथ ढल जाते हैं। डी ऑप्शन है यूजेस असेसमेंट टू रैंक द स्टूडेंट, बच्चों को रैंक करना, लेबल करना, सेग्रीगेट करना खराब बात होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इस पे क्लास हो चुकी है यूट्यूब पे, अगर ना देखी हो तो देख लीजिएगा, और लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, यानी कि प्रोग्रेस कार्ड यानी रिजल्ट कैसा बनना चाहिए एनईपी के अनुसार, तो 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, यानी होलिस्टिक असेसमेंट, बच्चे को हम हर एक पक्ष में जांच पाएं, सर्वांगीण रूप में उसको समझ पाएं, उसकी प्रोग्रेस को। तो बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस होता है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनेगा, परसेंटेज के हिसाब से सबको ऊपर नीचे से आंका जाएगा, वो खराब बात है। क्राइटेरिया पे बनी कि 33% ले आओ। आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू क्लासमेट्स, कंपैरिजन भी आपस में नहीं। आर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति और उसमें क्या विशिष्टता है। हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छा पोटेंशियल होगा छिपा हुआ, तो उसको उस तरफ हम कैसे लेके जाएं, वो म्यूजिक में अच्छा है कि आर्ट में अच्छा है कि किस एक क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, उसकी यूनिकनेस को देखना है ना। हमें ये नहीं देखना कि आप बेस्ट हो, आप दूसरों से बेस्ट हो, आप यूनिक हो, तो आपके अंदर की जो यूनिकनेस है उसको बाहर निकाल के ला पाना अच्छी बात है, जीवन का एक बेहतर तरीका हो सकता है जीने का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों वाले छात्रों की अगर हम बात करें, तो अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव देती है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी आधार पे, किसी भी नहीं, बेसिकली हम कहेंगे सामाजिक और आर्थिक आधार पे, यानी समाज में भी पिछड़े हैं और इनकम में भी पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह का करिकुलम यानी पाठ्यचर्या और किस तरह की टीचिंग मेथड्स यानी पेडागोजी होने चाहिए। सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, परीक्षाओं पे केंद्रित होंगे तो जीवन से कब सीखेंगे। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं, यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसा नहीं, ये तो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। तो एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, यानी वो बच्चे जो समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके भी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ पाए, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के करिकुलम में चीजें होनी चाहिए कि उनके संदर्भ से, उनके जीवन से भी आप चीजों को जोड़ पाओ जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्टेक्स्ट से बेहतर चीज नहीं है दुनिया में, याद रखिएगा। किसी भी बात को अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ रहे हैं, बिना नुआंस के समझ रहे हैं, तो आप सही नहीं समझ पाएंगे, फिर आप किसी में भी गलती निकाल सकते हैं क्योंकि आपने संदर्भ नहीं समझा किसी बात का, है ना। देखिएगा आयुषी श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, मैम पेपर 1 और 2 के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन विद ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक लूं। कोई बुक मत लो, चुपचाप से आयुषी इसी को करो, इसमें सारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हो जाएंगे। इसके अलावा किरण ले सकते हो अगर फिर भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेंशन है, नहीं तो आप सीधा सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो ना ये चीजें। क्यों? सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश, सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश, बताइएगा। आज हम बैच में भी पढ़ रहे थे ये, यहाँ पे हिंदी में जेंडर और लिंग दोनों लिखा हुआ है, हिंदी में इसको लिंग भी लिख सकते हैं, पहले पेपर में ऐसा हुआ है, तो इंग्लिश वाली साइड आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी को फाइनल माना जाएगा। अगर सेक्स की बात करते हैं तो ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये जैविक है, फिजियोलॉजिकल है, यानी हमारी शारीरिक बनावट अलग है, महिलाओं और पुरुषों की, बच्चों को जन्म महिलाएं देती हैं, ये क्या एक बायोलॉजिकल एंटिटी एस्पेक्ट है। तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन जेंडर ये समाज ने बना दिया कि महिलाएं ये काम करेंगी और पुरुष ये करेंगे, महिलाएं ये पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, तो ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। क्या है ये? सामाजिक हो गया। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होगा और जेंडर सोशियोलॉजिकल होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स नहीं हो सकता और बायोलॉजिकल जेंडर नहीं हो सकता। कल्चरल और सोशल तो एक ही बात है, समाज की ही बात हो रही है दोनों में मिलाकर, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सेक्स क्या है? बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हमारी शारीरिक बनावट से, संरचना से जुड़ा हुआ है। वहीं जेंडर समाज ने बनाया है कि ये काम महिलाएं करती हुई अच्छी लगेंगी, ये पुरुष, ये कपड़े महिलाएं पहनती हुई अच्छी लगेंगी, ये पुरुष, तो ये समाज ने बनाया है, ठीक है ना, जेंडर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, यानी कौन से वो यंत्र हैं दैट शुड बी यूज्ड बाय द टीचर्स टू असेस चिल्ड्रन, यानी बच्चों के आकलन के लिए टीचर्स के द्वारा जिन यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए वो कौन से यंत्र हैं, यानी बेहतर यंत्र, यानी टूल्स जो बेटर हो, बच्चे के बेटरमेंट में काम आए। बताइएगा फटाफट से। आपकी शादी की सबको इतनी टेंशन है जितनी अपने पेपर की नहीं है। आई मीन कुछ और लिख रहे थे बट मेरे मन में आ गई ये बात कि हाँ सच है ये, अपने पेपर की टेंशन तो लेते नहीं हो, नेहा कह रही है, और एग्जाम है उसकी नहीं है उन लोगों को टेंशन। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, आपसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई नेहा, इतनी अच्छी बात आपने कही है। मेरी शादी की सच में इनको बहुत टेंशन है, मतलब मम्मी को नहीं है, इनको बहुत है। क्या कर सकते हैं, प्यार करते हैं यार लोग, और शादी से बड़ा कोई उद्देश्य जीवन में हो भी नहीं सकता। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, मजाक कर रहे हो, इस चीज को पता चले कोई निकाल के डाल दे, मैं सच में सीरियस ले जाए कोई है, ये व्यंग था, है ना, सार्केज्म, सार्केस्टिकली बोल रही हूँ ये बात। खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें वर्क इन ग्रुप्स, यानी बच्चे के को सही आकलन का तरीका, एक तो बच्चा जब ग्रुप्स में काम कर रहा हो तब आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम में कैसे पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी कैसी रहती है, उसमें भी आप जान सकते हैं। पोर्टफोलियोज, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशंस, प्रस्तुतिकरण कैसा है बच्चे का, यानी चारों ही बातें सही हैं, किसी भी एक को गलत हम नहीं मान सकते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 15। तो आज हम 50% काम निपटा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, हमारी सोचने, समझने, सीखने, जानने, कल्पना करने, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब की एबिलिटीज, जो भी मेंटल स्किल्स हैं, जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, वो संज्ञानात्मक क्षमताएं हम उनको कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसकी थियरी पियाजे और वाइगोस्की ने भी दी है। तो लैंग्वेज का कॉग्निशन से क्या संबंध है, सिंपल बात पूछी है, बताइएगा फटाफट से, है ना। हाँ देखो नवल किशोर को कितने मजे लेने हैं। देखिए यहाँ पे अगर लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव की बात करें, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात तो सही है भाई। लैंग्वेज एक टूल है, पियाजे वाइगोस्की तो कह ही रहे हैं ना, लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जिसके माध्यम से आप दुनिया भर के स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होती, मैं और आप कैसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारा संज्ञान, हमारी समझ बेहतर होती है जब हम अच्छी चर्चा या परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, लैंग्वेज का यूज करके किताबें पढ़ते हैं, कोई अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, है ना। तो ये लैंग्वेज क्या है, हमारे संज्ञान, हमारी समझ को बेहतर करने का एक टूल है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, सही बात है। फिर भी बी ऑप्शन देख लेते हैं, लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पियाजे के अनुसार ऐसा हो सकता है बट वैसे नहीं है। लैंग्वेज हिंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा थोड़ी है कि भाषा से हिंड्रेंस आ रही है, आपका संज्ञान नहीं बढ़ पा रहा, समझ नहीं बढ़ पा रही भाषा के कारण, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक। तो हम कहेंगे भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी लैंग्वेज से हमारी समझ, हमारी जो भी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और जिनको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, ये रिसर्च है जो कहती है कि उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सकता है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं में उनका लिटरेचर, उनकी चीजें पढ़ सकते हैं, उनके लोगों से बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। आपके चैनल से पढ़ती हूँ, सारे वीडियोस डेली आपको ही फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया आयुषी, इतनी सुपर चैट मत किया करो, किस दिन मुझे आपसे पर्सनली मिलकर आपको ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मेरे दिल पे जोर पड़ता है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आप पैसा बाहे जा रहे हैं, है ना। सुपर चैट में जरूरी हो कोई बात तो पूछ लिया करो यार, मान लिया हमने, ठीक है। मधु कुमारी कह रही है मैंने स्पेशल पेडागोजी कोर्स 5 में एनरोल किया है, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्लासेस से रिलेटेड डाउट्स भी नहीं, हेल्प करो। मधु ऐसा हो सकता है, कई सारे लोग होते हैं एट टाइम्स, तो पेशेंस रखो, एक नहीं तो दूसरी क्लास में आपका नंबर आ जाएगा, आपका डाउट भी ले लिया जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कमेंट तो आप करते होगे, नहीं कर पाते तो टीम को कॉल करो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, जो कि 2016 में आया था, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है, किस चीज को एनकरेज किया गया है आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, बताइएगा एक बार फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी वो बच्चे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा। तो वो तो आरटीई भी कह रहा है भैया हर किसी को एजुकेशन का अधिकार है, तो ये थोड़े ना सिर्फ इसमें बात हुई है। और अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग
एंटाइटलमेंट बेस्ड डिसेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात नहीं हुई, डिनायल की भी बात नहीं हुई कि राइट ऑफ एजुकेशन इनको डिनाया कर दो जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी जो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है उनको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉलेज में वो जाएं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह वो जाएं, वहां पे उनको उनके साथ असमानता ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वालिटी बढ़ती जाए। ये चीज राइट मांगा गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, इसीलिए इसको राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था 1995 वाला, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ो, दिमाग में सेट बिठा लो स्कीमा में अपने कि यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक डिसेबल्ड बच्चा भी है, एक गिफ्टेड बच्चा भी है, एक एवरेज बच्चा भी है, ठीक है ना। तो बताइएगा फटाफट से। देखो ये प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, हम तो फ्री के मजे लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पीसी क्वेश्चन पूछो। पीसी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी की, स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज, भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में तो हर एक बच्चा शामिल हो गया ना, एजुकेशन फॉर ऑल है ये, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी की। फिर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ओनली, गिफ्टेड, सब तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, गिफ्टेड भी है, एवरेज भी है, डिसेबल्ड भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा है एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से, आसान सा सवाल है, डिस्कैलकुलिया पे बात हो रही है। तो कितना आसान पेपर है, पेपर 2 और आसान है, कल वाला पेपर भी मुश्किल था इसके मुकाबले। डिस्कैलकुलिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी गुणज वैफल्य मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, गणना से जुड़ा हुआ है, तभी तो डिस्कैलकुलिया कह रहे हैं, है ना। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, गणना की बात हो रही है, रीडिंग नहीं। रीडिंग में डिसलेक्सिया होता है, पठन वैफल्य, जो ईशान अवस्थी को था, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये बात सही है, कैलकुलेशन किससे जुड़ी हुई है, गणित से जुड़ी हुई है। तो डिस्कैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है, गणना से जुड़ा हुआ है, गणितीय गणना करने से संबंधित है, इसको डिस्कैलकुलिया ही कहेंगे हिंदी में भी। क्रिटिकल थिंकिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, कम्युनिकेशन से अफेजिया या डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 समझने का प्रयास कीजिएगा। इतने में आयुषी की एक और सुपर चैट पढ़ लेती हूँ। मैम सुपर चैट सिर्फ आपसे डाउट क्लियर करने के लिए करती हूँ, क्योंकि ऐसे लाइव कमेंट आप देख नहीं पाते हो। मैंने आपसे बढ़ के क्या सीटेट पास होने के बाद आपसे मिलना है। अच्छा थैंक यू सो मच आयुषी। हाँ डाउट के लिए आप कर सकते हो, बट यार इतना मत करो यार, हैं आके मिल लोगे इतने में तो आप। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19, मजाक कर रही हूँ मैं, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास, हाँ वो एक तरीका है, मतलब जिसके थ्रू आप ऑफ कोर्स आपका कमेंट हाईलाइट हो जाता है। कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ध्यान रखिएगा बाधा बनने की बात हो रही है। हिंड्रेंस, कौन सा एक प्रैक्टिस हिंड्रेंस बनेगी इन द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी जिन बच्चों को भाषा प्रयोग में दिक्कत है उनके लिए कौन सी एक बात प्रॉब्लमेटिक साबित होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा। कई बार तो रैंडमली ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, देखो शादी वादी वाले भी, और ये कोई सुपर चैट नहीं करते, ऐसी मजे मजे में कुछ भी करते रहते हैं, तो नजर चली जाती है तो चली जाती है। देखो एक बार, चलिए फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है ब्रेक टास्क एंड असाइनमेंट्स इनटू शॉर्ट इजी टू मैनेज स्टेप्स, चलिए ठीक है। डिस्करेज द यूज, ठीक है, लेकिन हमें तो गलत चाहिए ना, जो हिंडर करे, जो हेल्प ना करे लैंग्वेज वाले बच्चों को, जिसको ऑलरेडी दिक्कत है लैंग्वेज यूज करने में। तो ये बात तो सही है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, इससे तो हेल्प मिलेगी। डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, ये बात सही है। बेसिकली ये बात गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है ना। तो अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, भाई जिस बच्चे को भाषा प्रयोग में दिक्कत आ रही है आप उसको विजुअली दिखाएंगे चीजें, ये कह रहे हैं उसको डिस्करेज करो, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। यूज ऑफ प्री प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर ओरल एंड रिटन टास्क, अगर आप प्री प्लानिंग करेंगे तो हेल्प हो जाएगी बच्चे की, लेकिन हमें हेल्प कहाँ करनी है, हमें तो हिंडर करना है। रिड्यूस ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम, भाई जिस बच्चे को भाषा इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है तो वहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हटाना है, क्लासरूम में कम से कम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर बात है। क्या गिफ्ट दिया था आयुषी ने आपको बर्थडे पे, दिखाया तो था उसमें, ब्लॉग में दिखाया था, हिमांशु सिंह दूसरे वाले चैनल पे जाके देखो, है प्रिया,
और लाल इमोजी क्यों भेज रहे हो यार, गुस्से वाला इमोजी मत भेजा करो, डर जाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, वो बच्चे जो विलक्षण बुद्धि छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर ज्यादा है, या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर वो टैलेंटेड हैं, मतलब क्रिएटिव भी हो सकते हैं, 3 कैटेगरी आती है आपकी गिफ्टेडनेस में। फटाफट से बताइएगा। हाँ, फेल वाले भी मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। देख रहे हैं विनोद, मैम आज तो सतरंगी लग रही हैं। हाँ हाँ किल्लू, मजाक उड़ाओ आप, हैं यही सिखाया आपको हमने कि आप मजाक उड़ाओ आकर के। हाँ बिल्कुल यही सिखाया। चलिए आ जाइए। अगर हम बात करें गिफ्टेडनेस की, तो कौन सी एक चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए। देखो लास्ट में है ये अवॉइड वर्ड, नहीं तो आप गलती कर देते इसमें, है ना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। नॉट वाले क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं। अवॉइड लिखा हो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लीस्ट लिखा हो ध्यान से पढ़ना है, एक्सेप्ट लिखा हो ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो करना चाहिए कि उनको इंडिपेंडेंटली हम करने दें काम, क्योंकि उनकी बौद्धिक स्तर ज्यादा है। लेकिन नॉट पूछा है क्या नहीं करने देना है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन हमें सही नहीं गलत चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिडायमेंशनल करिकुलम, बस समझ जाओ यही गड़बड़ है। यूनिडायमेंशनल नहीं चाहिए, मल्टी डायमेंशनल चाहिए करिकुलम, वैसे भी हमें किसी भी बच्चे के लिए, है ना, यानी बहुआयामी, जिसमें कई सारे आयाम हो, बच्चे की पर्सनैलिटी के बहुत सारे रंग बाहर निकल करके आए। प्रोवाइडिंग स्टिमुलेटिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। एनरिच्ड प्रोग्राम्स, जिसमें बच्चे का ब्रेन ज्यादा इन्वॉल्व हो, जिससे वो बोरियत महसूस ना करे। तो हमें मल्टी डायमेंशनल, कई आयाम, बहु रंग चाहिए, ऐसे कलरफुल चाहिए जीवन जो है करिकुलम का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। यूनिडायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए। तो सी ऑप्शन सही था। एक बड़ा सा सवाल आपके सामने, असर्शन और रीजन की बात हो रही है। एक तर्क दिया हुआ है और उससे पहले कथन दिया हुआ है। क्या ये कथन और इसका तर्क दोनों सही हैं, कोई एक सही है, या क्या करें बताइएगा फटाफट से। आप जवाब दीजिए, इतने में पानी पी के खत्म करती हूँ। हम 7,500 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 3,500 लोगों को ही सेशन पसंद आ रहा है। क्या लाइक करना क्यों भूल जाते हो? अगर सेशन अच्छा लगता है, देखने आते हो, कहाँ जाओगे लाइक बचा के? इससे कुछ मिलता नहीं है, बस सेटिस्फेक्शन, अच्छा लगता है। लाल इमोजी देने से आप पढ़ लेते हो। हाँ मैं समझ गई थी प्रिया आपकी ये ट्रिक, लेकिन दिल से बुरा लगता है। कोई और इमोजी लगा दिया करो यार। देखिएगा फटाफट से बताइएगा। ये तुम्हें कौन सी सुपर चैट दिख रही है? आयुषी की? ओके तो मुझे बाहर मिलना मैं बताऊंगी। देखना एक बार। अगर हम बात करें किसकी, कथन की, ठीक है, और रीजन की। पोल पे ध्यान नहीं है, 40 रुपए की सुपर चैट पे ध्यान है। ये सिखाएं हम तुमको, खिला देंगे पराठे। देखिए एक बार, अगर हम बात करें कथन की, बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। यानी जब आप एक नया संप्रत्यय, एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, शिक्षण शुरू करने से पहले एक नए संप्रत्यय का, एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यानी जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका ओल्ड नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या उसको उतना भी पता है कि नहीं, जब आप आगे लेके जा रहे हैं तो, है ना। ये बात तो सही लग रही है। यह विद्यार्थियों के नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा कि भैया नए कॉन्सेप्ट को समझने में किन चीजों का पता होना उसको जरूरी है। ये आप अगर पहले ही जांच लेंगे प्रीवियस नॉलेज, तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल 100% सही बात है। इसीलिए हम लेसन प्लान जब बनाते थे अपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, ईटीई में, तो हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस रखते थे। रीजन क्या है इसका? कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटेजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। यानी शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भैया आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप किसी को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है। इसमें दिखाना इन्होंने क्या आंसर सही दिया है। इन्होंने कहा है कि 36% लोग ए कह रहे हैं। इसमें सब कंफ्यूज है, इतने प्यारे क्वेश्चन में सब कंफ्यूज हो गए, लेट गए सब एक तरफ से, है ना। क्योंकि या तो आपको ये लगता है या तो दोनों गलत होंगे, दोनों सही होंगे, कोई एक सही है या दोनों सही है, में आप घबरा जाते हैं। अभिषेक क्या कह रहे हैं? मैम मैं लास्ट टाइम पेपर में जस्ट क्वालिफाई मार्क्स लाया था, क्या वो पेपर फिर से दूं? अगर अभिषेक पैसों की दिक्कत नहीं है, अगर समय की दिक्कत नहीं है और मन कर रहा है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज कोई खास आवश्यकता है नहीं, बट इफ यू वांट तो आप दे सकते हैं।
है ना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है पैसे वैसे की, तो दे दो, और अच्छे से, और टाइम की भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे नंबर लेके रख लो सर्टिफिकेट, क्या पता किसी प्राइवेट स्कूल या किसी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत इंप्रेशन बनाने के काम आ जाए, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो इनमें से दोनों ही सही हैं, बट ये जो कथन था इसका सही रीजन ये थोड़े ना है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है हाँ मुझे तो बहुत प्रेम है, वो दूसरा कह रहा है हाँ मुझे भी, लेकिन मुझे फलाने से है, तुम्हें फलाने से है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। कॉर्पोरल पनिशमेंट का यहां कोई संबंध नहीं था प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग से। समझ पा रहे हो ना बात को। तो दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की। ए के बारे में तो बात ही नहीं हुई प्रीवियस नॉलेज के बारे में, यहां तो दंड की बात होने लग गई, तो कुछ और ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसी बात पे, देखिएगा फटाफट से। 22वां सवाल कहता है, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड डैश अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, यानी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट बुक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वही अपने आप में अंत है। तुमसे ही शुरू तुम पे ही खत्म, सारी कहानी किस पे, टेक्स्ट बुक पे या सिलेबस पे, उसके बाहर एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इस बात को कैसे देखना पसंद करेंगे बताइएगा। ब्लॉक मत कर देना पोल वाली दीदी, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं तो ऐसी हरकतें मत करो ना पोल वाले भैया, इधर आओ। देखो एक बार, अगर हम बात करें एनी पेडागोजी, मतलब इंसान को पता होता है कि उसकी हरकतें कैसी हैं, कि उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसको पता है, लेकिन नहीं, पंगे लेने, मजे करने, यही तो किक मिल रही है जीवन में इसी बात से, है ना। कुछ बड़ा नहीं है, इसी से किक लेंगे। देखिएगा एक बार, बताइएगा फटाफट से। अभी न्यूज आई है कि यूपी में प्राइवेट टीचर बनेंगे बस। सना इस पे हम बात करेंगे। कई बार चीजें बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती हैं। हो सकता है ये एग्जैक्ट बात सही, हो सकता है इसमें कुछ और चीजें हो जानने के लिए। इनको वैकेंसी निकालने की तो फुर्सत नहीं है, अब ये और रह गया था बस, है। अगर ये सच है तो सीधा रास्ता। अच्छा मनीषा आ जाओ इधर, देखो बताओ, सब्जेक्ट मैटर को जब आप सब कुछ मान लेंगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के बीच डिजायर फॉर इनोवेशन बढ़ेगी। जब आप किताब के एक पेज से एक बुक से ज्यादा कुछ पढ़ने को ही तैयार नहीं है तो काहे की इनोवेशन। कोई मास्टरी नहीं हो सकती ऐसी सिचुएशन में, रट्टाफिकेशन होगा। मोटिवेशन टू लर्न नहीं, रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अन्वेषण के लिए प्रतिरोध है ये, कि जो कराया जा रहा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही देख लो, तो इसमें आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, आप खुद का दिमाग लगाना छोड़ देंगे, जो कि पेपर के लिए सही हो सकता है, क्योंकि अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हैं और टाइम अगर नहीं है आपके पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है ना कि आप एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर नॉर्मल केस में जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में और ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा अपने आप एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। वो इंटरनेट पे कुछ देखता उस चीज के बारे में, वो किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ता, कोई एक्टिविटी करता, कुछ और जानने की कोशिश करता उस विषय में। अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया आपने एक्सप्लोरेशन के प्रति, अब वो अन्वेषण नहीं करेगा अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को, टेक्स्ट बुक को ही फाइनल मान लिया तो, जो कि गलत बात है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन यानी एक कथन है और उसका रीजन है, कथन है और उसका रीजन है। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरियस लर्निंग स्ट्रेटजीज, वेरिएशंस नहीं हो गए, है ना, या वेरिएशंस इन लर्निंग स्ट्रेटजीज होगा। तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलेट करके उसको कहां किस चीज को यूज करना है उसको पता हो। इसका रीजन क्या दिया है, एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। दोनों ही बातें एकदम सही लग रही हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग बात नहीं है, एकदम सही है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है कि नहीं है? सही कह रही हो शालिनी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन मैंने 3 चैनल से पढ़ा और सबने आंसर अलग अलग बताए,
बहुत कंफ्यूजन है। पंकज कुमार, उस क्वेश्चन को आप मुझे मेल कर दीजिए, है ना। कुछ लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाते हैं और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, क्योंकि उन पे वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा कोई, शायद ऐसे दे ले, है ना। दूसरा, कुछ लोग होते हैं वो आंसर की चेक नहीं करते ऑफिशियली, और कई बार किसी से नेचुरल गलती भी हो सकती है। तीसरा सिनेरियो इसका ये है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो बेहतर तरीका ये है कि किसी भी चैनल पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं वहां से पढ़िए शांति से, है ना, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। खैर, आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी संभावना होगी उसमें उस पर डिस्कशन करके लिख देना। 3 क्वेश्चंस इन डिफरेंट चैनल, फलाना ढिमकाना जो भी है, मेल में लिख देना और 2-3 बार मेल कर देना, तो मैं देख ही लूंगी। अभी ना कभी रात में ही कर देना मेल। चलिएगा, उदय सर कहाँ हैं? प्रकृति आएंगे उदय सर, आजकल व्यस्त हैं, उन्हीं से पूछिएगा कहाँ व्यस्त थे। स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, यानी बच्चों को अपनी नॉलेज को रेगुलेशन करना आना चाहिए कि कहाँ किस अधिगम का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, लर्निंग स्ट्रेटजी से आपको समझ में आ जाता है कि किन चीजों को आपको कहाँ यूज करना है। दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन सही होगा, सिर्फ सही नहीं है बल्कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, पढ़िएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? आपकी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, आप अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे रिव्यू करेंगे, ये है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो इनका प्रयोग, एग्जाम्पल कौन सा है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का? पहला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, कि आपने जो चीज प्रयोग की है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो किस हद तक सही है। बात तो सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन 2 पिक्चर्स। इसमें तो एनालिसिस लगेगा, इसमें कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लग रहा है, तो कॉग्निटिव स्किल है एनालिसिस। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ी होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती है। नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यानी इसमें भी आपका सिंपल एप्लीकेशन लगेगा। रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी, कि पहले चोला थे या उसके बाद क्या था, तो ये सब क्या है, इसमें भी आपका कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लगा, मेमोरी लगेगी जो कि कॉग्निटिव स्किल है। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन, कि जो तरीका आपने अपनाया है वो सही है कि नहीं है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, अगर हम बात करते हैं, अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोसीजरल नॉलेज, यानी एक टीचर है जिसका फोकस इस बात पे है कि बच्चे का प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर, मान लीजिए साइकिल चलाने का कुछ है तो वो प्रोसीजर बच्चा सीख जाए, इस बात पे फोकस है ना। ये बात तो ठीक है। फिर आता है अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कौन सा एक क्वेश्चन सही होगा प्रोसीजरल नॉलेज को बेहतर करने के लिए। पहला ऑप्शन है हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन इक्वेशन, यानी कि कैसे आप एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन को, ऑक्सी अपचयन समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक प्रोसीजर होगा, इसके कुछ स्टेप्स होंगे। साइकिल अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, तो स्टेप्स मतलब प्रोसीजर की बात हो रही है, बात तो सही लग रही है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, इसमें सिंपल चीजें होंगी, इसमें डिटेल्स होंगी कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसमें भी कोई प्रोसीजर नहीं होगा कि आप जाके देख के आएंगे कि कहाँ है प्लैनेट, कौन सा क्लोजेस्ट है, आप गए और देख करके आए स्पेस यान में। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, अब इसमें आप सीधा सीधा आंसर कर देंगे, और बट आप इसमें कोई प्रोसीजर थोड़ी बताएंगे कि कैसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये ए ऑप्शन है कि कैसे किया था कोई काम, कैसे किया जाना चाहिए, वो होती है प्रोसीजरल नॉलेज। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चन रह गए आज के सेट में। अगर आप 30 क्वेश्चन एक साथ बैठ के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप 150 क्वेश्चन का पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइएगा। पेडागोजी हो रही है बैच में, क्यों नहीं होगी। जवाब दीजिएगा, जवाब। क्लास का टाइम है 9 बजे, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हम शुरू कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 समझ नहीं आया, समझा देंगे दोबारा से। देखिए, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की लाइफ से जोड़ देना चाहिए। रटवा करके तो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रट के सीखना और अर्थपूर्ण अधिगम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इससे भी रटना ही होगा या
कंडीशनिंग होगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स से। फ्रिक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवॉर्ड्स, इससे भी रटने पे फोकस होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, यदि आप ऐसे अवसर प्रदान करेंगे बच्चे को जहां अनुभव और चिंतन और मनन करने का मौका मिलेगा, तो वो चीज मीनिंगफुल होती है जिसके लिए आप दिमाग का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप समझने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो वो मीनिंगफुल होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपके लिए उसका कोई अर्थ होगा, उसको आप नहीं भूल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये कहता है अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ, यानी टीचर ने कहा बच्चे को कि अपने थॉट्स, अपने विचार खुद से ही बोलो। When he was somewhat stuck in solving a given problem, जब तुम किसी स्टेप पे फंस गए हो तो खुद से ही बात करो इस प्रॉब्लम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now. Which problem solving strategy has helped the student in this case? यानी कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था, अटक गया था किसी स्टेप पर, तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया कि भैया खुद से बात करो, है ना। इसके तुरंत बाद बच्चे ने कहा मुझे अब जवाब पता है ना। जैसे आप अटक जाते हैं कहीं और आप फिर से शुरुआत से सोचना शुरू कर रहे हैं उस चीज पे, तो अचानक से आपको आइडिया आ गया, मतलब आपने बोल बोल के खुद से ही बातें की, यानी वर्बलाइजेशन कहेंगे इसको, ठीक है ना। फंक्शनल फिक्सनेस तो एक ऐसा तरीका है कि आप दूसरा तरीका अपना ही नहीं रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ये तो प्रॉब्लम होती है। निमोनिक है कि आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, जैसे हम SCL सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज की बात करते हैं। रेस्पॉन्स सेट तो एक ही ढंग होता है सोचने का, लेकिन वर्बलाइजेशन यानी मौखिकीकरण, आपने खुद से बात की और आपको समझ आ गया, तो ये वर्बलाइजेशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, 2 क्वेश्चन और हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। Which of the following statement is not correct in context of misconceptions formed by students? यानी भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जब हम भ्रांति की बात कर रहे हैं, है ना, भ्रांतियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी एक बात सही नहीं है, फटाफट से बताइए, कौन सी एक बात सही नहीं है, जल्दी बताइएगा। नॉट करेक्ट, कौन सी बात है, कौन सा सवाल वो जो सही नहीं है। मिसकॉन्सेप्शंस, समझ रहे हो ना, भ्रांति मतलब नाइव कॉन्सेप्शंस। देखो भ्रांतियों को 2-3 तरीके से जाना जाता है, पहले वो समझेंगे, जवाब आप देते रहिएगा। देखिएगा, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिनको हम भ्रांतियां कह रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस, इनको हम वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं, है ना। भ्रांति कह रहे हैं अभी हम, ध्यान रखिएगा इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। शांति नहीं, भ्रांति कहेंगे इसको। दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं हम इसको, हम ऑल्टरनेटिव होता है ना, कि राकेश नहीं सुरेश सही, ऑल्टरनेटिव दोस्ती करनी थी, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन भी कहते हैं इसको, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं नाइव कॉन्सेप्शंस। ये समय समय पे भाषा बदलती रहती है, नाइव कॉन्सेप्शंस, बात वही रहती है ना। नाइव कॉन्सेप्शंस, नाइव होता है अनुभवहीन, बचपन वाली स्थिति, नाइवनेस, ठीक। अगर हम बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शंस की, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की, नाइव कॉन्सेप्शंस की, ये सब वो चीजें हैं जो बच्चा भ्रांति क्रिएट कर लेता है किसी चीज को समझने में। जैसे जब उसने तालाब में पानी देखा और वो पानी हरे रंग का था, तो वो ये सोच लेगा कि पानी तो हरे रंग का ही होता है। जब टीचर उसको पढ़ाएंगी कि पानी कलरलेस होता है, वाटर इज कलरलेस, तो उसके दिमाग में भ्रांति आएगी और वो कहेगा नहीं मैंने तो ग्रीन कलर का देखा था। तो ये भ्रांति ठीक करने की जरूरत होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्टूपिड है। एटलीस्ट बच्चे ने सोचा तो, उसने अपने अनुभव के बेसिस पे बताया तो। जैसे जब ट्रेन चल रही है तो वो सोचता है पेड़ भी चल रहे हैं, हम सबने बचपन में ऐसा ही सोचा है ना, तो पेड़ भी चल रहे हैं साथ में, तो ये क्या, ये भ्रांति है। जब आप चलते हैं तो सूरज आपके साथ चल रहा है हर जगह, ये भी क्या है, भ्रांति है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं कई बार लर्निंग के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चा बेवकूफ है। इनको हम मिसकॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह करके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, कि बचपने में बच्चे ने वैकल्पिक अवधारणा बनाई है, लेकिन बनाई तो है, तो इनको बुरा नहीं माना जाता, बट इनको करेक्ट किया जाता है चैलेंज करके, डिस्कशन करके इन पे, है ना। इनको खराब नहीं मानते। तो कौन सी एक बात इनके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। मिसकॉन्सेप्शंस कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। ये बात तो सही है, और हमसे तो गलत पूछा है, हमसे तो नॉट पूछा है। भाई आप इन भ्रांतियों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में, क्योंकि ये भ्रांतियां, कंफ्यूजन तो हो ही सकती हैं, कभी भी होंगी लर्निंग में, आज भी होती हैं, 10 साल बाद भी होंगी लोगों को। बी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, यानी भ्रांतियां कुछ संप्रत्तियों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। कह सकते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है किसी चीज को, तो ऐसी भ्रांति होना स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है,
ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है या कोई और दिक्कत है? क्या पूछ रहे हो? मैंने एमकॉम की है जिसमें मेरे 49% है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से टीजीटी एसएसटी में एलिजिबल नहीं हूँ। क्या मैं केवीएस और डी+ भी में पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ बीएड में? ये आपको जिस टाइम पे बीएड किया हुआ ना आपने, जिस टाइम पे आपने अगर वो किया था ना अपना केवीएस में तो मुश्किल है, डी+ में आपको चांस मिल सकता है। तो जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, आप प्रीवियस नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लो, कई जगह पे 45% चाहिए होते हैं, कई जगह पे 50 भी चाहिए होते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए। केवीएस में तो मेरे ख्याल में नहीं कर पाएंगे आप, देखिएगा वहां 50 से ऊपर ही चाहिए। मिसकॉन्सेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस्ड। ये भी बात गलत है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है कि जो भ्रांतियां हैं स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। भाई भ्रांति होने का मतलब ये थोड़ी कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, कि अब वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा, ये तो बेवकूफी की बात हुई। किसी से गलती हो गई ये थोड़ी अब वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेगा। डी ऑप्शन है, मिसकॉन्सेप्शंस रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रंस इंट्यूशंस अबाउट द प्रोसेस दे ऑब्जर्व अराउंड देम। ये बात तो सही है कि जैसे वो सीखते हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उस बात पे बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन गलत था, इसीलिए सही था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम खत्म करेंगे आज की कहानी। फिर हम मिलेंगे सीधा संडे, जिसमें हम बातें करेंगे, संडे वार्ता करेंगे। और वो जो आपका जो भी नोटिस है जिसको लेके इतनी आज शाम से मैं क्लास में भी देख रही हूँ तान्या, ओके, उस पे भी बात कर लेंगे अगर कल फुर्सत मिली तो। सिंगल हो तो हाथ उठाओ यार, शबीर जाफरी कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बेरोजगार हो तो भी उठा दें हाथ, शर्म तो नहीं आती? देखिए एक बार फोकस कर लो यार काम हिलने पे, क्यों परेशान रहते हो, कैसी कैसी बातें करते हो। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली, मतलब सिंगल होने में शर्म है इनको, दुख है, बहुत दर्द है, बेरोजगारी में दुख नहीं है, वहां दर्द नहीं है। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग, यानी कौन सा एक इमोशन, कौन सा एक संवेग है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अधिगम को। कल वाले सॉन्ग का नाम बताइए ना प्लीज, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, हालांकि उसमें म्यूजिक था, बट जो समझदार लोग होंगे उन्होंने नाम ढूंढ लिया होगा। मैं बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। देखिए एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, स्टोरी पे होगा अभी भी, संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी सीखने को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। भाई कुछ इमोशन नेगेटिव होते हैं जो सीखने को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, जैसे डर का माहौल है तो डर पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा, कई बार दिक्कत दे देगा आपको, है ना। बहुत कम, नहीं बेइज्जती नहीं है तान्या, मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बात बेरोजगारी में बेइज्जती की नहीं है। बट जब आपको बुरा फील हो रहा है सिंगल होने में, तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं जीवन में अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए, उसमें भी होना चाहिए। बोर्डम की जब हम बात कर रहे हैं तो बोर्डम नेगेटिव है, फियर नेगेटिव है, एंग्जाइटी नेगेटिव है, इनसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको होप है कि कोई बात नहीं यार, अभी नौकरी नहीं लगी, मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ अच्छे से, कुछ ना कुछ जीवन में कर लूंगा, नहीं तो नौकरी भी ले लूंगा उससे पहले, ठीक, तो आशा जो है वो पॉजिटिव है, लर्निंग को आपकी आगे लेके जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये सबके लिए नहीं होते इस तरह के जोक, दिल पे मत ले जाया करो बेरोजगारी वाले जोकों को, जोकों नहीं होता, वैसे जोक्स ही होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनको क्लास में सिर्फ उद्दंडता मचानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू मोटिवेट अ स्टूडेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, यानी बच्चा मान लीजिए किसी एक टास्क को, किसी एक काम को करते हुए फेल हो गया है, तो कौन सा एक सेट होगा एट्रीब्यूशंस का, कौन सा एक तरीका होगा जिससे वो भविष्य में प्रयास करने के लिए मोटिवेटेड रहे। एक बार फेल हो गए तो ये थोड़ी कि अब दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, समझे ना। आप हमेशा गलत कमेंट्स ही पढ़ते हो, कभी भी अच्छे कमेंट्स नहीं पढ़ते, गौतम शांडिल्य कह रहे हैं। यार अच्छे भी पढ़ती हूँ मैं, थोड़े जो डिफरेंट होते हैं ना वो अलग से दिख जाते हैं, पता नहीं कैसे। पॉजिटिव भी पढ़ती हूँ, ऐसा थोड़ी यार, कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर ऑन अ टास्क, जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहे आगे फ्यूचर में अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या मानना चाहिए बच्चों को, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमान होना तो भैया स्थिर होता है, तो फिर तो आप करेंगे नहीं, इससे तो आगे के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। फिर है बी ऑप्शन, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ये बात सही है, ये सही चीज है कि मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जितनी मेहनत की जरूरत थी उतनी मेहनत मेरे से नहीं हो पाई, हालांकि मैं ऐसा करने में समर्थ हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं अगर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूं तो इससे आप आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट होंगे। सॉरी, सी ऑप्शन है, टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी, आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी। अब ऐसे लोग, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, कि भैया टीचर की गलती थी, मैं तो इसलिए फेल हो गया या हो गई,
है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी अपने प्रति। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे तो मेरे लिए अनलकी डे होता है। ये सब बेकार की बातें, इनमें आपका कंट्रोल नहीं है। जिस चीज पे आपका कंट्रोल है वो है आपकी मेहनत। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब किसी को एक तो 22वें सवाल में दिक्कत थी और किसी को कल वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत थी। ये सीटेट और पेडागोजी स्पेशल बैच में अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड है तो आप करियर ऐप डाउनलोड करेंगे। उससे पहले हम कल का 30th क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट। ये इनएप्रोप्रिएट वे कौन सा है? तो अगर आप फीडबैक बच्चे की क्षमता के आधार पर देंगे कि आपके बच्चे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो गलत होगा, इनएप्रोप्रिएट वे है। ठीक है, अनुचित तरीका है ये कि आप बच्चे की क्षमता पे सीधा सीधा वार करें कि इसके तो बस का ही नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, आज के किसी के यही बताया था मैंने कल, बस इसको कंफर्म करना था। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किसी को उसमें भी कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन आज आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिएगा, एनी पेडागोजी विच कंसिडर्स सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड। भाई कोई भी पेडागोजी का मतलब क्या? टीचिंग मेथड जो सब्जेक्ट मैटर को, जो टेक्स्ट बुक को ही फाइनल मानती हो कि ये हमारा कंटेंट है, यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बाहर कहीं दुनिया की किसी जगह से कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, टेक्स्ट बुक ही अंत है, एंड इन इटसेल्फ। तो ऐसे लोगों में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है एक्सप्लोर करने को लेके, अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध आ जाता है कि वो खुद से एक्सप्लोर करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो ये बता दिया गया है कि बस आपको यही किताब पढ़नी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम है अपने आप में। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 30 आउट ऑफ 30 नहीं तो 25+ एटलीस्ट आप लाए होंगे। आज का पेपर कंपैरेटिवली इजी कहेंगे। होपफुली आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चंस का पीडीएफ और इसका जो क्या कहेंगे मॉक टेस्ट एक एक करके ये सारे आपको मिल जाएंगे कहाँ? करियरविल ऐप पर। तो ये मॉक टेस्ट फ्री होंगे सभी के लिए। ठीक, चलिए खैर आज के लिए इतना ही। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, किसी भी फेक चैनल से ना जुड़े। 5.5 लाख के आसपास हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता रहा है, मिलता रहेगा जब तक है दम। ठीक, अब बताइए, WB टेट आया है, वेस्ट बंगाल टेट। अच्छा, 14 से फिल होगा, कुछ बता दीजिए, विश्वकर्मा कह रहे हैं। चलिए मैं इस पर देखती हूँ, अगर कुछ भी हो पाता है तो मैं आपसे बात करूंगी, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, बहुत मजा आया। अब हम सैटरडे आपकी छुट्टी रहेगी, कल पढ़ाई नहीं करेंगे। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाए, अगर वो भी जरूरी लगा तो, नहीं तो बेवजह की न्यूज पे मैं फोकस कम ही करती हूँ। अगर कुछ काम का हुआ तो बताएंगे। वो जो आपकी जिसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, पहले मैं देखूंगी, उसको प्रॉपर समीक्षा करने की कोशिश करूंगी, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम मंडे नहीं, उससे पहले तो संडे मिलेंगे। संडे वार्ता में आप इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।